हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार अनुराग और आज आप मेरे साथ कैरियर विल आईएएस के इस ऐप पर एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस नई सीरीज को हम नाम देते हैं प्लस योर नॉलेज। दोस्तों, इस सीरीज में हम करंट से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे और इन टॉपिक्स पर हमारा जो फोकस होगा वो ये कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों में यहां से आपको बहुत सारी सहायता मिल जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर एक टॉपिक से आप उन सारी चीजों को निकाल पाए, आप उन सारी चीजों को आसान शब्दों में समझ पाए, जिससे आपको प्रश्नों को उत्तर देने में काफी आसानी हो। ठीक, तो इसी चीज पर हम काम करेंगे। प्लस योर नॉलेज की सीरीज में आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं एक ऐसे नाम को जिससे आप अभी तक तो भली भांति परिचित हो गए होंगे, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी आपके मन में होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उन कंफ्यूजन्स को मैं इस वीडियो में दूर कर सकूं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए आप बेहतर तरीके से इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इस नाम से अभी तक परिचित हो गए होंगे। नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। यह एक ऐसा वेरिएंट जो कि कोविड-19 के वेरिएंट के रूप में जाना जा रहा है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा, न्यूज में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट इस तरीके से फैल रहा है, इस देश से आया, अब यहां पर इतने केसेस मिल गए, इंडिया में इतने केसेस मिल गए, क्या करना चाहिए, ट्रैवल जो दूसरे देशों से लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उनके ट्रैवल पर पाबंदी लगा दी जाए, दूसरे देशों से जो प्लेन्स आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप न्यूज में रोज दिन सुन रहे होंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके के वेरिएंट जब भी आते या इससे पहले भी जो वेरिएंट आए, उन चीजों को लेकर हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट व्हाट वी हैव टू सी हियर, क्या हमें यह देखने की आवश्यकता है जिससे हम अपने एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, वो छोटा सा एग्जांपल यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट यहां लिखा हुआ है। तो अगर यहां वेरिएंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि वेरिएंट हम कहेंगे किसको। ठीक, वेरिएंट से रिलेटेड कई सारे टर्म्स आजकल जो चर्चा में है, उन टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाए, वहां पर ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए जाए जहां पर उन टर्म्स का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे मैं टर्म्स लेता हूं, जैसे टर्म्स आ जाएगा म्यूटेशन, टर्म्स आ जाएगा जीनोम, टर्म्स आ जाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग, टर्म्स आ जाएगा आपके पास सपोज क्या लीनिएज। कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आ जाएंगे। इन्हीं के साथ साथ कुछ नए टर्म्स भी अभी जो आपको समझने चाहिए, ऐसे टर्म्स की चर्चा हो रही है। जैसे टर्म आजकल यूज कर रहे हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, टर्म्स यूज कर रहे हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके के टर्म्स को हमें कैसे डील करना है, इस तरीके के टर्म्स का क्या मतलब होता है, अगर हम इसको आसान शब्दों में समझ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम अगर यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो हम उन प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप हर एक उस चीज से वाकिफ हो जो कि इन तरह के टर्म्स के साथ या इन तरह के जो करंट अफेयर्स में इवेंट्स चल रहे हैं, जो न्यूज़ चल रही है, इनके साथ आप रूबरू हो सके, इनको जान सके अच्छे तरीके से। ठीक है, सो ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये नाम तब जहन में आता है, तब आप इसके प्रति सचेत हो जाते हैं जब 26 नवंबर 2021 को न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स पर जो है वो न्यूज आना शुरू होती है कि ओमिक्रॉन नाम के एक वेरिएंट का नामकरण कर दिया गया है। ओमिक्रॉन जो है कोविड-19 का एक नया वेरिएंट हो गया है और इसको कई सारे बड़े न्यूज़पेपर्स में भी 27 तारीख की सुबह सुबह जो है वो अपने न्यूज़पेपर में छापकर आपके सामने पहुंचा दिया। न्यूज में तो पहले ही आ गया था, टीवी के न्यूज में और दूसरे न्यूज में।
हमारे लिए कंसर्न का पार्ट क्या है? देखिए, एक तो ये कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, ये नया वेरिएंट डिक्लेयर किया डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है इसके लिए वो ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिक्लेयर किया वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से। ओमिक्रॉन वेरिएंट को बताया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसका मतलब क्या है? हमारे लिए कंसर्न वाला पार्ट ये है कि हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न को जाने कि ये क्या है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, जिस तरीके से दूसरे देशों में फैला, जिस तरीके से आज हमारे पास डेटा है कि साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, यूके, बेल्जियम, इजराइल, डेनमार्क, ये तो मैंने कुछ नाम लिए जो उस समय के न्यूज़पेपर में फ्लैश थे। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे देश यानी इंडिया में भी इसके कई सारे केसेस मिल चुके हैं, कई सारे कंफर्म केसेस जो ओमिक्रॉन के लोगों के साथ जो है वो मिल चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ओमिक्रॉन के जो कंफर्म केसेस हैं, इनको लेकर हर एक सरकार के बीच एक पैनिक सा आ गया। पैनिक आ गया कि भाई हम ट्रेवल लाइन जो है वो बंद कर देंगे। पैनिक आ गया कि हम जो है वो लोगों के बीच फिर से लॉकडाउन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा देश में। ऐसी कई सारी चीजें जो है वो चलना शुरू हो गई। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी इस तरह के नए वेरिएंट आते हैं तो हमें क्या समझना है? क्या हमसे लॉकडाउन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे? क्या हमसे यह प्रश्न पूछेंगे कि हाँ, जो ट्रैवल कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश से लोग, वो ट्रैवल बंद कर देना चाहिए? क्या ऐसी स्थितियां समझ में आती हैं कि ठीक है या नहीं है? क्या इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम एक साइंस और टेक के विद्यार्थी हैं तो हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम किसी भी वेरिएंट को लेकर, यहां पर चूंकि बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हमें इन वेरिएंट्स को लेकर जो मूलभूत चीजें हैं, जो बेसिक नॉलेज है, वो हमें पता है या नहीं है, हमें ये चीजें जाननी है। आपको मैं कुछ पहले तो इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए, अगर हम यहां पर बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की सबसे पहले खोज जो हुई, लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया, वो आइडेंटिफाई किया बोत्सवाना में। बोत्सवाना, जैसा कि आपको पता है, यहां अफ्रीका में नीचे दक्षिणी अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री है बोत्सवाना, और यहां पर सबसे पहले ओमिक्रॉन की खोज जो है वो की गई। लेकिन इसके बाद ओमिक्रॉन जब से न्यूज में आया है तब से हम सुन रहे हैं साउथ अफ्रीका से आ रहा है, साउथ अफ्रीका से आ रहा है, साउथ अफ्रीका से आ रहा है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन जो है, इसके बारे में दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने सबसे पहली बार 24 नवंबर 2021 को डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट किया। डब्ल्यूएचओ को यह रिपोर्ट दी कि भाई हमारे यहां जो नया जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ जो नए वेरिएंट की खोज हुई है, उसका नाम ओमिक्रॉन है। हालांकि ओमिक्रॉन उसने, साउथ अफ्रीका ने यह नाम नहीं दिया, साउथ अफ्रीका ने यह बताया कि इस नए वेरिएंट की खोज कर ली गई है। आपको अगर पीछे आपने देखा होगा तो इस नए वेरिएंट का जो नाम दिया गया है वो एक्चुअल नाम है बी 1.1.529, है ना, 1.1.529। ये नया नाम दिया गया है किसको? ओमिक्रॉन वेरिएंट को। लेकिन कंसर्न क्या है कि जब साउथ अफ्रीका ने डब्ल्यूएचओ को इसके बारे में बताया, डब्ल्यूएचओ को इस नए वेरिएंट के बारे में बताया, तो डब्ल्यूएचओ ने इस पर कई सारे काम किए और डब्ल्यूएचओ ने 24 नवंबर की इस सूचना के आधार पर जो भी चीजें इन्वेस्टिगेट की, उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर डब्ल्यूएचओ ने आगे चलकर 26 नवंबर को, मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूज में दिखाया था कि 26 नवंबर को न्यूज आती है कि डब्ल्यूएचओ ने नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन रखा और उस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में बताया। ठीक है, तो हमारे लिए अभी दो पार्ट है। एक पार्ट तो यहां पर यह है कि जब भी हम बात करते हैं किसी वेरिएंट की, तो इस वेरिएंट का नामकरण किस प्रकार से किया गया, पहले हमें यह समझना है। ओमिक्रॉन का नाम ओमिक्रॉन कैसे पढ़ा, सबसे पहले तो हम यह समझे। इसको लेकर न्यूज में आपने कुछ चर्चा सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो एक बार फिर से आप हमारे साथ इस चीज को जानें। ओमिक्रॉन का नाम ओमिक्रॉन पड़ा कैसे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यह समझे कि ओमिक्रॉन से पहले भी कई सारे ऐसे वेरिएंट आए हैं जिन वेरिएंट्स का नाम आपको पता है। जैसे
हमारे देश में प्राप्त किया गया डेल्टा वेरिएंट, उससे पहले अफ्रीका के ही कुछ देशों में और पेरू में पाया गया अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, ऐसे कई सारे वेरिएंट्स के नाम आपने सुन रखे होंगे। ठीक है, एक्चुअल कंडीशन क्या है कि वास्तविकता में इन वेरिएंट्स के जो नाम है, जैसे हमने अभी पीछे देखा कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट का नाम जो है वो 1.1.529 दिया गया। ठीक है, अब इस तरीके के नाम दूसरे वेरिएंट्स के भी हैं। अगर मैं आपको बताऊं जैसे डेल्टा वेरिएंट जो है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, डेल्टा वेरिएंट जो है ना, इस तरीके से डेल्टा वेरिएंट का नाम है B1.617.2, या ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है इसका नाम पहले से अभी आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से जो नाम दिए जा रहे हैं, एक्चुअल में ये जो नाम है वो कहां से आए हैं? वो एक्चुअल में आए हैं ग्रीक शब्दों से। कहां से आए हैं? ग्रीक शब्दों से आए हैं। जो ग्रीक के अल्फाबेट है उनसे इस तरीके के नामों को जो है वो निकाला गया है। दक्षिण अफ्रीका में उत्पन्न हुए कोविड-19 के इस नए वेरिएंट का जो नाम है वो ग्रीक अल्फाबेट के 15वें अक्षर पर रखा गया। 15वां अक्षर कौन सा? ओमिक्रॉन। आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि आप देखें, इसमें ये जो ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट में कई सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी आप जिससे परिचित भी हैं। जैसे हमने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे नाम तो सुन ही रखे हैं। एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, इस तरीके से करके कई सारे वेरिएंट्स जो हैं अभी तक अलग अलग देशों से ढूंढे जा चुके हैं। अगर मैं सबसे लास्ट वाले की बात करूं, जो अभी लेटेस्ट जो हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट ढूंढा गया है, इससे जस्ट पहले वाले वेरिएंट की बात करूं तो उस वेरिएंट को एक्चुअल में नाम क्या दिया गया? उस वेरिएंट को नाम दिया गया म्यू का। ये जो म्यू वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन से पहले का लेटेस्ट वेरिएंट है। ठीक है, म्यू वेरिएंट के बाद एक्चुअल में जो नाम रखे जा रहे थे, इस नाम को रखने का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर था वो मैं अभी आपको बताता हूं कि WHO के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने क्या बोला। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि WHO की तरफ से इन नामों को लेकर, मतलब जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उनके नामों को लेकर यह बताया गया कि भाई अगर इस प्रकार के वैज्ञानिक नाम जो लिए जा रहे हैं, इनको अगर इन्हीं नामों का इस्तेमाल किया जाए तो लोगों के अंदर अलग अलग तरीके से भ्रम पैदा होगा। लोगों के तरह जो है वो कंफ्यूजन पैदा होगा कि भाई ये कौन सा नाम है, किस वेरिएंट की बात की जा रही है। उनके लिए काफी समस्याएं हैं। तो लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और लोगों के बीच जो वेरिएंट के नाम है उनको बहुत ही फेमिलियर बनाने के लिए WHO ने इस मेथड को अपनाया कि जितने भी वेरिएंट आएंगे उन वेरिएंट्स के नाम किस पर दिए जाए? ग्रीक अक्षरों पर दिए जाए। ये जो ग्रीक अल्फाबेट के अक्षर हैं इनके अलग अलग नाम है, तो एक एक करके हर एक अल्फाबेट का नाम एक के बाद एक जो है वो चुना जाने लगा। सवाल ये उठता है कि ये जो म्यू नाम लिया गया, ये म्यू नाम लिया गया 12वें अक्षर के रूप में, यानी ये जो कोविड-19 का 12वां वेरिएंट आया, इस वेरिएंट का नाम दिया गया म्यू। लेकिन म्यू के बाद ये जो ओमिक्रॉन है ये 13वां वेरिएंट है, लेकिन इसका नाम जो है वो दिया गया ग्रीक अल्फाबेट के 15वें अक्षर यानी ओमिक्रॉन के नाम पर। ये आपका ओमिक्रॉन है। ऐसा क्या हो गया? एक्चुअल में कहा यह जा रहा है, या जो WHO की तरफ से सफाई दी गई है उसमें कहा यह गया कि अगर म्यू के बाद 13वें अक्षर न्यू को जो है वो नाम दिया जाता, वेरिएंट का नाम जो है वो न्यू दिया जाता, तो इससे लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन आ जाती कि ये न्यू NEW वाला न्यू है या वाकई में इस न्यू को हम ग्रीक अक्षर। ज्यादातर लोगों के मन में यह विचार आता कि ये न्यू यानी नया जो शब्द है, जो NEW जिसको हम लिखते हैं, ये उससे मिलता जुलता शब्द हो जाएगा, NEW से मिलता जुलता शब्द हो जाएगा, और इसलिए ये लोगों के अंदर कंफ्यूजन ला सकता है। यह तर्क दिया गया WHO के द्वारा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जी, चलो न्यू नहीं दिया, जी दे सकते थे, तो जी क्यों नहीं दिया? जी इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के
सरनेम हो सकते, उपनाम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे में लोगों ने ये कहा कि जैसे चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग है ना, उनके नाम में ये शब्द आ रहा है, तो इससे मिलता जुलता, और लोग जो है वो इसको क्या कर लेंगे, लोग जो है इस तरीके से ये कहेंगे कि अरे कहीं ना कहीं चाइना का इसमें हाथ हो सकता है, इस तरह की बात। तो ऐसे उपनामों से मिलते जुलते इस शब्द के कारण, इस अक्षर के कारण, शब्द नहीं अक्षर कहेंगे इसको, तो इस अक्षर के कारण क्या हुआ कि लोग इससे कंफ्यूज ना हो, डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, डब्ल्यूएचओ ने इस जी अक्षर को भी इस्तेमाल नहीं किया, और डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भाई जो नया वेरिएंट आया है, इस नए वेरिएंट का नाम क्या दिया जाएगा, ओमिक्रॉन दिया जाएगा। तो इस तरीके से डब्ल्यूएचओ ने नए वेरिएंट का नाम दे दिया। वेरिएंट्स का नाम ग्रीक अक्षरों के इस्तेमाल से देने का जो प्रावधान है, उसके पीछे एक और भी कारण है, और कारण यह है कि अगर इन वेरिएंट्स का नाम उस देश के नाम पर दे दिया जाता जिस देश में इसकी पहली बार खोज हुई, जैसे सपोज किया कि साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन की खोज हो गई, तो साउथ अफ्रीका वेरिएंट इसको बोल दे, या चाइना में जिसकी खोज हो गई उसको चाइनीज वेरिएंट बोलते, पेरू में जिसकी खोज हो गई उसको पेरुवियन वेरिएंट बोलते। तो इस तरीके के वेरिएंट को अगर हम देशों का नाम देने लगे तो निश्चित रूप से इससे भी काफी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि लोग जो है उन देशों के साथ सही संबंध रखना नहीं चाहेंगे, वहां आवागमन नहीं करना चाहेंगे, इस तरह की कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोशिश की कि ये जो वेरिएंट है इनके नाम किस पर दिए जाए, ग्रीक अक्षरों पर दिए जाए। ठीक, तो उसी क्रम में ओमिक्रॉन जो 15वां अक्षर है, ग्रीक का 15वां अक्षर है, इस पर इसका नाम दे दिया गया। मैं बताऊं डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा। डब्ल्यूएचओ की जो एजेंसी और उसके विशेषज्ञों का यह कहना है कि मई में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित नामकरण की जो प्रणाली है इस वेरिएंट के बारे में सार्वजनिक संचार को आसान बनाती है। सार्वजनिक संचार यानी कि हमारा जो कॉमन कम्युनिकेशन है ना, जो हमारा आप कह सकते हैं कि पब्लिक कम्युनिकेशन है, उसको आसान बनाती है, और पब्लिक कम्युनिकेशन को आसान बनाने के साथ साथ ये एक और काम करती कि लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को भी कहीं ना कहीं नहीं रहने देती। इस तरह के नामकरण होने चाहिए। इसके अलावा उदाहरण के तौर पर जैसे आप कहें कि भारत में जो संस्करण उभरा था, जिस संस्करण का नाम, जिस वेरिएंट का नाम जो था वो B1.617.2 दिया गया, तो इसको कहा गया कि ये डेल्टा वेरिएंट है ना। कौन सा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है। इस डेल्टा वेरिएंट के नाम से भारत वाले वेरिएंट को जाना गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ ने जो न्यू और जी को छोड़ा, उसका मैं कारण ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। न्यू और जी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता का यह कहना था कि न्यू जो है वो बहुत आसानी से नया, यानी कि न्यू, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो न्यू वर्ड लिखा जाता है उसके साथ लोगों को कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, और जी जो नाम है ये बेसिकली एक सामान्य उपनाम है, एक कॉमन लास्ट नेम है। इसकी वजह से हम जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ उन्होंने यह भी बताया कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी वेरिएंट का नाम दे रहे हैं, किसी बीमारी फैलाने वाले इस तरीके के कॉज को नाम दे रहे हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि कोई भी सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, पेशेवर या जातीय समूह के लिए अपराध करने से बचना चाहिए। जातीय समूह के प्रति कोई अपराध ना करे, उसके प्रति किसी तरीके की कोई दुर्भावना ना रखे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम नामकरण करते हैं। तो इसलिए किसी एथनिक ग्रुप को टारगेट ना किया जाए, किसी प्रोफेशनल ग्रुप को टारगेट ना किया जाए, किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट ना किया जाए। इस टारगेट से बचाने के लिए जो नामकरण है, जो नेमिंग है, वो की जाएगी कैसे? वो की जाएगी ग्रीक अक्षरों पर। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि जो हम टर्म बार बार यूज कर रहे हैं, टर्म कौन सा यूज कर रहे हैं? हमने कहा
कि वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, गामा वेरिएंट। तो इस तरीके के वेरिएंट टर्म का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? अगर हमने कहा कि वेरिएंट, तो वेरिएंट का अर्थ क्या हो गया? देखिए, वेरिएंट अगर आप ऐसे करें तो आपने कहा कि एक प्रकार है, लेकिन यह प्रकार बनता कैसे है? तो इस प्रकार के बनने के पीछे की जो सूचना है वो ये है कि बेसिकली जब आप किसी वायरस को देखते हैं तो वायरस के अंदर जो भी उसके जीनोम है या उसके जो जीन्स हैं, उन जीन्स में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण एक नया रूप उसका सामने आ जाता है। ठीक है, इस परिवर्तन को हम म्यूटेशन कहेंगे और इसलिए हम यह कहते हैं कि वायरस जो है वो उनमें बहुत तेजी से म्यूटेशंस होते हैं, उनमें बहुत तेजी से जो है वो उत्परिवर्तन होते हैं, अंतर आते हैं और इन म्यूटेशंस के कारण जो वायरस है वो अपने नए रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं। जो भी नया रूप हमारे कंसर्न का होता है, जिस नए रूप से हम प्रभावित हो रहे होते हैं, उस नए रूप को हमने एक नए वेरिएंट का नाम दे दिया। ध्यान ये रखना है कि ये वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, बनते रहते हैं, म्यूटेशंस बहुत तेजी से होते रहते हैं, क्योंकि म्यूटेशंस होने के लिए कई सारे कारक जो हैं, कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन फैक्टर्स के कारण म्यूटेशंस बहुत तेजी से होते हैं, खासतौर से वायरस में तो बहुत तेजी से ये म्यूटेशंस होते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशंस इस तरीके के हो जाते हैं जिसके कारण वायरस बुरे प्रभाव जो है वो छोड़ने लगता है। वायरस का जो इफेक्ट है, उसका जो लोगों के हेल्थ पर इंपैक्ट है, वो बुरा पड़ने लगता है। ठीक है, इसलिए वायरस भले ही कॉन्स्टेंटली म्यूटेशन कर रहा है, लेकिन कई बार ये म्यूटेशंस जो है वो नए वेरिएंट के रूप में नजर आने लगते हैं। बहुत सारे वेरिएंट्स ऐसे भी हैं जो कि पहले तो उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद वो समाप्त भी हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कोई नया वेरिएंट आया और नया वेरिएंट समाप्त हो गया, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई वेरिएंट आया तो वो वेरिएंट अगर बना रह जाता है, उस वेरिएंट के इंपैक्ट हम पर दिखाई देने लगते हैं, तो वो हमारे लिए फिर एक खतरे की घंटी बन जाता है, वो हमारे लिए फिर एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है, क्योंकि हमको उस वेरिएंट से क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ऐसे में हमें ध्यान रखना होगा कि जब म्यूटेशन होता है वेरिएंट में, तो हमारे लिए एक स्टूडेंट के नाते यह जानना आवश्यक है कि अगर हम टर्म यूज कर रहे हैं म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का मतलब क्या होगा? म्यूटेशन का मतलब देखिए साफ साफ होता है सिंगल चेंज इन अ वायरस जीनोम, यानी वायरस का जो जीनोम है, उसका जो जेनेटिक कोड है, उसके जेनेटिक कोड में अगर सिंगल चेंज होता है, एक चेंज भी होता है, तो वो म्यूटेशन कहा जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम यह बताते हैं कि जब भी म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है, तो उसके कारण वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनके गुणों में कई सारे परिवर्तन आने लगते हैं। म्यूटेशन अगर इस तरीके का है कि उसकी वजह से वायरस खराब इंपैक्ट डाल रहे हैं, बुरे इंपैक्ट डाल रहे हैं, खासतौर से मनुष्य के स्वभाव पर, उसके स्वास्थ्य पर, तो ऐसी स्थिति में वो वायरस हमारे लिए फिर क्या है? हानिकारक हो जाते हैं। हमें यह समझना है कि जो जीनोम है, जिसमें चेंजेस आने की वजह से हम कह रहे हैं कि म्यूटेशन हो रहा है, तो आखिर जीनोम है क्या? अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो आप जीनोम को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि बायोलॉजी के अनुसार एक व्यक्ति का जीनोम जो है वो उसकी पहचान है। जिस तरीके से हम बातचीत के दौरान, आजकल तो एक टर्म आ गया है, आजकल तो एक चीज आ गई है जो हम सभी के लिए बनाना आवश्यक हो गया है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं आधार हमने बनवाया, और आज हम कहते हैं कि आधार जो है एक व्यक्ति की पहचान है। उसी तरीके से अगर मैं जीव विज्ञान की भाषा में आपको बताऊं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जीनोम जो है वो एक व्यक्ति की पहचान हो सकती है। एक व्यक्ति के अंदर जितने भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो उसके बाहरी लक्षण हो या फिर उसके शरीर के आंतरिक लक्षण, जो उसके कार्य करने की शैली है ना, उसके बालों का टेक्सचर, उसके स्किन का कलर, उसकी आंखें, उसके नाक है ना, उसकी लंबाई, ये जितने भी गुण हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी व्यक्ति के, वो किसके कारण आते हैं? वो आते हैं जीन्स के कारण।
हमने सामान्य तौर पर यह सुना होगा कि एक बच्चा है, एक व्यक्ति है, या हम स्वयं को भी ले ले कि हमारी आंखें हमारी मां से मिल रही हैं, हमारे नाक या चेहरे का जो दूसरा हिस्सा है वो पिता से मिल रहा है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते कि सारे लक्षण जो हैं वो हमारे मां या हमारे पिता से मिल रहे हैं, है ना। हम हमेशा ये कहते हैं कि कुछ लक्षण मिल रहे हैं, कुछ जीन्स जो कि माता या पिता से हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमारे जो अपने जीन है, जो इंडिविजुअल जीनों का सेट है, वो बेसिकली हमारी पूरी पहचान बना रहा है। इसलिए जीव विज्ञान के हिसाब से अगर हम बात करें तो जीनोम क्या हो गया? जीनोम एक जीन का ऐसा सेट हो गया जो हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी जो आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विशेषता है, उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि जीनोम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जितने भी आनुवांशिक निर्देश हैं, आनुवांशिक निर्देशों का मतलब यहां पर हम सीधे कह सकते हैं कि जो भी हमने माता पिता से प्राप्त किया है, उन लक्षणों को जो हम प्रदर्शित कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? आनुवांशिक निर्देश बोलेंगे या जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। तो ऐसे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो कि किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके कंप्लीट सेट को हम व्यक्ति का जीनोम कह सकते हैं। ठीक है। Each genome contains all of the informations needed to build that organism and allow it to grow and develop. ठीक है। उस जीन के सेट के द्वारा कोई भी इंडिविजुअल अपनी पूरी पहचान बना सकता है। वो सेट ऑफ जीन जो है वो उस व्यक्ति के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। किस तरीके से उसका ग्रोथ होगा, किस नेचर के साथ उसका ग्रोथ होगा, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आएंगे, इन सारी चीजों को बताने के लिए ये जीन के जो सेट हैं, जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के जो सेट हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर बायोलॉजी के हिसाब से आपसे पूछा जाए कि आपकी पहचान क्या है, तो आपकी पहचान एक्चुअली आपका जीनोम। एक मनुष्य के लिए उसका जो जीनोम है वो निश्चित रूप से यूनिक होता है। जीनोम के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आपने कुछ नाम सुन रखा होगा पहले से भी। जैसे हम नाम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मॉलिक्यूल्स बेसिकली हमारे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस को या आनुवंशिक सूचनाओं को अपने पास रखते हैं। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? तो उनमें से एक नाम हम पढ़ते हैं भाई डीएनए का, या फिर एक नाम पढ़ते हैं आरएनए का। अगर मैं मनुष्यों की बात करूं तो मनुष्यों में जो उनके जीनोम बनते हैं, वो जीनोम बेसिकली किसके बनते हैं? डीएनए से बनते हैं। मनुष्यों के जो जीनोम है वो डीएनए से बनते हैं। डीएनए में जो यूनिक केमिकल कोड्स होते हैं, उन कोड्स के द्वारा जीनोम में कैरेक्टरिस्टिक्स के जो कोड्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के जो इंस्ट्रक्शंस है, वो इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए जाते हैं और उन्हीं से उस मनुष्य के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो होते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर डीएनए में किसी तरीके का कोई चेंज आता है तो उस चेंज से उस मनुष्य के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाएंगे, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे तो उनको आप म्यूटेशंस कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम वायरस की बात करेंगे तो वायरस के अंदर जो जीनोम बनता है, उस जीनोम को लेकर जब हम वायरस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यह पता चलता है कि वायरस के जीनोम सिर्फ डीएनए के ही नहीं हो सकते। वायरस के जीनोम जो है वो आरएनए के भी हो सकते हैं। अगर मैं कोविड-19 के वायरस की बात करूं तो इसका जो जीनोम है वो आरएनए बेस्ड है, यानी आरएनए से बना हुआ है। इसमें भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप डीएनए या आरएनए की बात करते हैं तो डीएनए या आरएनए को भी हम दो तरीके से डिवाइड करके देखते हैं। कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो द्विसूत्रीय होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। उसी तरीके से आरएनए के लिए भी डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात की जाती है। जब हम ये कहते हैं कि वायरस के अंदर जीनोम जो बना है वो किसका बना है, तो हमें यह मिलता है कि वायरस का जीनोम या तो डीएनए का बना हुआ है या फिर आरएनए का बना हुआ है।
लेकिन कभी भी इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब आए तो उसमें आपको कंफ्यूज किया जाए कि और की जगह एंड लिख दे। एंड लिखने का मतलब हुआ कि एक वायरस का जो जीनोम है, उस जीनोम में डीएनए के साथ साथ आरएनए भी है। लेकिन आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि किसी भी वायरस में जो जीनोम बनेगा वो या तो डीएनए का बनेगा या आरएनए का बनेगा। कभी भी कोई भी वायरस डीएनए और आरएनए को एक साथ अपने जीनोम में कंटेन नहीं करता। यानी वायरस का जो जीनोम बनेगा वो या तो सिर्फ डीएनए का बन सकता है या सिर्फ आरएनए का बन सकता है। वो कभी भी डीएनए और आरएनए से मिलकर नहीं बन सकता, एक साथ मिलकर नहीं बन सकता। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी वायरस के साथ। इसी में आपको मैं बताऊं कि कोविड-19 का जो वायरस है ये आरएनए बेस्ड जीनोम का है ना। यानी इसका जो जीनोम है वो आरएनए पर बेस्ड है। आरएनए इसके जीनोम के रूप में जाना जाता है। एक वायरस के स्ट्रक्चर में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वायरस है वो बेसिकली अपने जीनोम को एक सुरक्षित कवच के बीच में रखता है। यह सुरक्षित कवच या ये जो शेल है, जिस शेल के अंदर उसका जीनोम सुरक्षित बना रहता है, उस शेल को कैप्सिड कहा जाता है। आपने जब भी कोविड-19 के वायरस का स्वरूप देखा होगा, जब भी उसका फोटोग्राफ देखा होगा, तो उस फोटोग्राफ में कई सारी चीजें शो की जाती हैं। उसमें शो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि भाई ये वायरस हो गया इस तरीके से, और इस तरीके से जो है कई सारे स्पाइक्स जो हैं वो इस तरीके से निकले हुए हैं। और इन स्पाइक्स के साथ ये वायरस जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का जो हिस्सा आपको वायरस का दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली एक प्रोटीन का शेल है, एक प्रोटीन का कवच है, उसकी एक कवरिंग है जिसके अंदर इस वायरस का जीनोम जो है वो सुरक्षित बना रहता है। इस तरीके का फीचर हम लोगों ने हमेशा पढ़ा। तो ये जो ऊपर की शेल है ये एक खास तरीके के वायरस इनकोडेड प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। जिस वायरस इनकोडेड प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कैप्सिड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। ये जो कैप्सिड है वो वायरस के जीनोम को सुरक्षित रखती है। अगर हमें इस वायरस के साथ यह समझना है कि इसके जीनोम में किसी तरीके का कोई चेंज आ रहा है, तो उस जीनोम में आए हुए चेंज के कारण इसका नया वेरिएंट जो है वो हमारे सामने आता है। तो यह तभी हो सकता है जबकि वायरस का जो कैप्सिड है वो कैप्सिड किसी तरीके से जो हो वो ओपन हो और उसके अंदर का जो जीनोम है, उसके जीनोम में जो आरएनए है उसके सीक्वेंसिंग में किसी तरीके का कोई फर्क आए। अब देखिए, मेरे लिए कंसर्न पार्ट एक और भी है जो मुझे आपको बताना है विशेष रूप से। वो ये है कि अगर हम वायरस के किसी भी वेरिएंट को, है ना, वायरल जीनोम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? वायरल जीनोम का मतलब उसका जो जेनेटिक कोड है हम उससे परिचित हो रहे हैं, है ना। अगर हमने कहा कि वायरस का वेरिएंट है, इसका मतलब उसका जो वायरल जीनोम है उसमें कई सारे म्यूटेशंस हो गए हैं। ये म्यूटेशंस एक भी हो सकते हैं, ये म्यूटेशंस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वायरसेस में जब इस तरीके के म्यूटेशन होंगे तो उसमें यह देखने को मिलता है कि जो जेनेटिक चेंज होंगे वो जेनेटिक चेंज कई बार सिमिलर होते हैं और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये जो जेनेटिक चेंज है वो बेसिकली डिसिमिलर भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो जो भी चेंजेस आएंगे उन चेंजेस में हमें ध्यान रखना है कि ये चेंजेस या तो उनकी वंशावली को यानी उनके लीनिएज में डिफरेंस लाएंगी, या फिर यह हो सकता है कि उनकी वंशावली के समूह में, मतलब एक साथ जो कई सारे उनके उस ग्रुप में मेंबर्स हैं उन सब में क्या हो जाए, वो चेंजेस देखने को मिल जाए। तो जब ऐसा होगा तो ये वेरिएंट जो है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रभाव छोड़ने वाला हो जाता है, काफी ज्यादा इंपैक्ट देने वाला हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान रखना है कि WHO ने, जो ऑर्गेनाइजेशन इस वायरस या वर्ल्ड में जितने भी हेल्थ रिलेटेड जो भी कंसर्न्स है उस पर अपने आप कह सकते हैं कि व्यूज देती है, उसको सारे
सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम करती है। तो डब्ल्यूएचओ ने कोविड के इन वायरसेस के लिए क्या टर्म यूज करना शुरू किया? एक तो टर्म यूज किया वेरिएंट ऑफ कंसर्न और दूसरा टर्म यूज किया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। दो तरीके के टर्म्स आपके सामने आए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, आपको मुझे लगता है कि यही शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। आप वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे टर्म्स को ही इस्तेमाल में रखें, ठीक है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमसे उम्मीद की जा सकती है कि हमें यह पता हो कि अगर हम किसी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल रहे हैं तो उसके पीछे का मतलब क्या है, उसके पीछे का अर्थ क्या है, या अगर हम किसी वायरस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। इन चीजों को समझना बहुत आसान है। इन चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं, आइए हम देखें। देखिए, कभी भी जब हम बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसमें आपको मैं बताऊं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न अगर हमने कहा तो इसका मतलब होता है कि ऐसा वेरिएंट जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो। ट्रांसमिटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जिससे रोग का फैलाव जो हो वो बहुत तेजी से हो, वो बहुत तेजी से ट्रांसमिट हो रहा हो। कोई भी ऐसा वायरस जो तेजी से ट्रांसमिशन को शो करता है ना, फास्ट ट्रांसमिशन को शो करता है, तो उसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में रखते हैं। इस ट्रांसमिशन से क्या हो सकता है? इस ट्रांसमिशन से जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है, और सिवियरिटी इस बेसिस पर बेसिकली काउंट की जाती है कि ये जो सिवियरिटी है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगा या डेथ्स जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। जब भी किसी वायरस के कारण, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी के कारण हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स के नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, तो आप कहेंगे कि उसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख सकते हैं, या डब्ल्यूएचओ ऐसे वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखता है। डब्ल्यूएचओ और भी कुछ चीजों को फॉलो करता है, जैसे डब्ल्यूएचओ का यह मानना है कि हर एक उस वेरिएंट को हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह सकते हैं जिसकी वजह से बॉडी में पहले से जो एंटीबॉडीज है ना, वो एंटीबॉडीज बेसिकली अब उस वायरस से फिर से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है, या वो जो एंटीबॉडी पहले से बॉडी में मौजूद है वो न्यूट्रलाइज हो रही है। अगर इस तरह की कंडीशंस डेवलप होती हैं तो आप कहेंगे कि डब्ल्यूएचओ ऐसे वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख सकता है, ठीक। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेरिएंट आया है वो वैक्सीनेशन या फिर प्रीवियस इंफेक्शन के कारण जो एंटीबॉडीज है उसको भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो डब्ल्यूएचओ उसको क्या करता है, उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में रखता है। या वैक्सीन का या जो भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अगर वो रिड्यूस हो रहे हैं तो डब्ल्यूएचओ ऐसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखता है। अगर मैं आपको सामान्य तौर पर बताऊं तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो दो टर्म आए अभी मैं इसको आपको बता रहा हूं, इनके अलावा एक और टर्म है जिसके विषय में हमें जानना चाहिए। वो टर्म है वेरिएंट बीइंग मॉनिटर्ड, वीबीएम। ये एक नया वेरिएंट है जिसे हमें समझना चाहिए। इसका मतलब क्या है? वेरिएंट बीइंग मॉनिटर्ड। देखिए, ये वो वेरिएंट है जिनका आप कह सकते हैं इंपैक्ट तो सोसाइटी पर अब उस तरीके का नहीं रहा, लेकिन आज भी ये ऐसे वेरिएंट है जो किसी समय वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे। आज इंपैक्ट जरूर नहीं रहा, लेकिन आज भी इन वेरिएंट्स के कुछ केसेस हमें मिल जाते हैं। तो अगर इन वेरिएंट्स के कुछ केसेस हमें अपनी सोसाइटी में मिल रहे हैं, लोगों के अंदर मिल रहे हैं, तो हमें इन वेरिएंट्स को अभी भी मॉनिटर करते रहने की जरूरत है। ध्यान ये रखना है कि वेरिएंट बीइंग मॉनिटर्ड के अंदर अभी जितने भी वेरिएंट्स, अभी आप देखें कि ये जो हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये 13th वेरिएंट हो गया। इससे पहले के जो 12 वेरिएंट्स हैं, उन 12 वेरिएंट्स में से
दो वेरिएंट्स ऐसे हैं जिनको वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। दो वेरिएंट, अगर हम इस 13वें को भी ले ले तो दो वेरिएंट ऐसे हैं जिनको हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में रखा है। और बाकी के जो आपके 9 वेरिएंट्स बच गए, जिनमें आप नाम ले सकते हैं अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, कप्पा वेरिएंट, म्यू वेरिएंट, है ना, इस तरीके के जितने भी वेरिएंट्स हैं जो 9 बच गए, उन 9 वेरिएंट्स को कहां रखा गया? उन 9 वेरिएंट्स को रखा गया है वेरिएंट बीइंग मॉनिटर्ड की कैटेगरी में। ये वो वेरिएंट्स हैं जिनके एक दो केस हर जगह कहीं ना कहीं मिल जा रहे हैं और अभी तक हम मॉनिटरिंग में इनको रख रहे हैं। WHO इनको मॉनिटरिंग में रखता है कि ताकि अगर इनके केस फिर से बढ़ने लगे तो क्या हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा कि इनमें किसी तरीके के म्यूटेशंस आ गए या इनमें किसी तरीके के चेंजेस आ गए जिससे कि इनका इंपैक्ट फिर से बढ़ने लगा। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में बात करें, आपको मैंने बताया कि क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके बेसिस पर WHO किसी भी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखता है। ठीक है, मैंने बता दिया, उसको आप फिर से एक बार यहां पर रिपीट करें। एक तो ये कि उस वेरिएंट की वजह से क्या होगा, डिजीज की सिवियरिटी बढ़ जाएगी, है ना, जो डिजीज है उसकी सिवियरिटी बढ़ जाएगी और सिवियरिटी बढ़ने का एक मेन रीजन यह भी है कि उस डिजीज की ट्रांसमिसिबिलिटी भी जो है वो ज्यादा है, मतलब उसका फैलाव, उसका प्रसार जो है वो लोगों के बीच बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से ट्रांसमिट हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो एक चीज और भी है, वो है कि ये वायरस जब लोगों के बीच जाता है तो उन लोगों के बीच कितनी तेजी से वो वायरस अपने को चेंज कर लेता है या अपना जो रिप्रोडक्शन है वो कितनी तेजी से करता है। जितनी तेजी से वायरस रिप्रोड्यूस होगा उतनी तेजी से उस वायरस का इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, वो उतनी तेजी से ट्रांसमिट होने की कैटेगरी में होगा। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो दो ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनको अभी भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में ही WHO रखता है। उसमें से एक तो अपने भारत में पाया गया डेल्टा वेरिएंट है और दूसरा वेरिएंट जो है वो है ओमिक्रॉन, जो कि अभी नया नया वेरिएंट कोविड का मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस डेल्टा और ओमिक्रॉन के अलावा अगर हम किसी वेरिएंट की बात करते हैं, उस वेरिएंट को हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बोलेंगे? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे वेरिएंट को बोला जाता है जिसके पास स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर हो, यानी कि जिसके पास जो जेनेटिक कोड है वो बिल्कुल दूसरे वायरसेस से मिलता जुलता नहीं है, वो ऐसा है कि एकदम पूरी तरीके से नया हो गया, है ना, स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर वाला हो गया। और ये जेनेटिक मार्कर क्या करेगा कि रिसेप्टर की बाइंडिंग जो है वो चेंज कर देगा। आपको थोड़ी सी चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोविड-19 का कोई वेरिएंट एंटर करता है, तो उस वेरिएंट के हमारे सेल के अंदर एंट्रेंस करने के लिए एक खास तरीके का एंजाइम जो है वो उसको हेल्प करता है। इस खास तरीके के एंजाइम को क्या बोलते हैं? इस खास तरीके के एंजाइम का नाम है ACE2 एंजाइम, है ना। इस ACE2 एंजाइम का जो नाम है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। हमारे सेल्स के वॉल के पास ये जो ACE2 एंजाइम होता है, ये एंजाइम या ये रिसेप्टर जो है, ये वही फैक्टर है, ये वही आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल से जाकर कोविड का जो वायरस है उसके स्पाइक्स जाकर जुड़ते हैं। ये स्पाइक्स क्या है? मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर वायरस का कैप्सिड बन रहा है तो इस तरीके से ये जो निकले हुए भाग है ये स्पाइक्स है। ठीक है, अब इन स्पाइक्स की सहायता से
जब वायरस हमारे सेल्स से जाकर जुड़ता है तो वो बहुत आसानी से हमारे सेल्स के अंदर पहुंच जाता है। जब ये हमारे सेल्स के अंदर पहुंचता है तो उन सेल्स में बहुत तेजी से खुद को रेप्लिकेट करता है और इस रेप्लिकेशन के दौरान वो सेल्स को रप्चर करता है, यानी सेल्स को फोड़ने का काम करता है। सेल्स जैसे जैसे रप्चर होते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम्स अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलेंगे। हमारा कंसर्न ये है कि अगर हम किसी वेरिएंट की बात कर रहे हैं जो इस तरीके के जब सेल्स में रप्चर होते हैं और उस रप्चर के कारण ये सेल्स से बाहर आ जाता है, किसी ऐसे आप कह सकते हैं कि रीजन में आ जाता है जहां से अगर हम छींक रहे हैं, अगर हम खांस रहे हैं, अगर हम स्पिट कर रहे हैं तो उस दौरान वो वायरस भी उस जगह से होते हुए ओपन एनवायरनमेंट में आता है और फिर अगर उस ओपन एनवायरनमेंट में वो घूम रहा है और कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो निश्चित रूप से ये वायरस उसके अंदर भी चला जाएगा। ऐसे में वेरिएंट ऑफ कंसर्न की ट्रांसमिसिबिलिटी मैंने बताया बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए वाकई में वो कंसर्न का पार्ट है, इसलिए क्योंकि जो भी वायरस या जो भी वायरस के वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में है ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं और इसलिए हम पर एक बुरा इंपैक्ट डाल पाएंगे। वहीं दूसरी ओर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी ट्रांसमिसिबल तो होते हैं लेकिन इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा वेरिएंट ऑफ कंसर्न की होती है। हालांकि हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में इनका जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है। ये ट्रीटमेंट की एफिकेसी को रिड्यूस कर सकते हैं, ये डायग्नोस्टिक इंपैक्ट जो पोटेंशियल डायग्नोस्टिक इंपैक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं इनका इंपैक्ट सोसाइटी पर, लोगों पर उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा इंपैक्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न का होता है। इसलिए अगर हमसे ये जो दो टर्म है इनके डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। अगर हम उससे डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आंसर्स को भी सही कर पाएंगे। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीलिम्स के एग्जाम में भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए तो इन टर्म्स को लेकर क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है वो ज्यादा है। और इसलिए हमें पढ़ते समय, अगर हम न्यूज पढ़ रहे हैं तो हमें न्यूज पढ़ते समय या न्यूज सुनते समय इन टर्म्स को जरूर समझना चाहिए क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में हमारे लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं। आज मैंने जो भी चर्चा आपके साथ की है उसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी का एक अगला पार्ट हम फिर से लेकर आएंगे आपके सामने जो हमारे सीरीज का एक पार्ट होगा और सीरीज का नाम है प्लस योर नॉलेज। तो प्लस योर नॉलेज के अगले सीरीज में हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के दूसरे पहलुओं पर और इसके अलावा और भी जो उसके आगे आने वाली सीरीज में और भी जो वीडियोस होंगी वो नए नए सब्जेक्ट्स पर होंगी जिन सब्जेक्ट से निश्चित रूप से आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।